पापा इंडिया, मेरा पापा इंडिया है। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे पाला पापा इंडिया, पापा इंडिया, पापा। सोशल मीडिया पर आपने ये वीडियोस तो देखे ही होंगे। नॉर्थ ईस्ट के ये बच्चे इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, रील्स के माध्यम से अपनी देशभक्ति बयां करते हैं और भारतीय सेना के लिए अपना प्यार जाहिर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के ये युवा, ये बच्चे रील्स के माध्यम से सिर्फ कंटेंट नहीं बना रहे, बल्कि वो बार बार पूरे देश को याद दिला रहे हैं कि हम भी भारत हैं और भारत हमारे भीतर बसता है। और तभी एहसास होता है कि भारत सिर्फ भाषाओं का नहीं, भावनाओं का देश है। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरत तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, बहुत दर्दनाक पहलू, क्योंकि यही वो भारत है जहां दशकों तक नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपने ही देश में आउटसाइडर जैसा महसूस कराया गया, जहां भारतीय दूसरे भारतीयों को ही चिंकी, मोमो, चाइनीज जैसे शब्दों से बुलाते थे। हम लोग को देखो ये बेइज्जती करे, चिंकी चाइनीज बोल के हम लोग को पूरा बेइज्जती करे यहाँ में। और द पैम्फलेट यहाँ बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता है कि हम हर प्रकार के रेसिज्म, नस्लवाद और भेदभाव के खिलाफ हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय, राज्य या व्यक्ति के खिलाफ क्यों ना हो। क्योंकि सवाल सिर्फ मजाक का नहीं है, सवाल सम्मान का है। सवाल उस मानसिकता का है जिसने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सालों तक ये महसूस कराया कि वो अपने ही देश में टूरिस्ट हैं। और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा मुद्दा है कि कैसे दशकों तक कांग्रेस और यूपीए सरकारों के दौर में नॉर्थ ईस्ट को लगातार नजरअंदाज किया गया, कैसे वहां के लोगों को मुख्यधारा से काट कर रखा गया, कैसे उनके खिलाफ रेसिज्म बढ़ता रहा। लेकिन इन सब के बावजूद उनके मन में भारत के प्रति प्रेम कभी कम नहीं हुआ। और आज जब सोशल मीडिया पर उनकी देशभक्ति वाली रील्स वायरल होती हैं, तो वो सिर्फ कंटेंट नहीं होता, वो एक संदेश होता है। इंडिया हार गया तो रो रही है। इंडिया हार गया तो रो रहे। एक ऐसा संदेश जो कहता है हमें भले ही देर से अपनाया गया हो, लेकिन हमने भारत को कभी छोड़कर नहीं देखा। और इसका बड़ा श्रेय मोदी सरकार को भी जाता है। कैसे, आइए बताती हूँ। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और बिल्कुल वैसे ही नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी देखने को मिलता है। एक तरफ वो वीडियो हैं जहां नॉर्थ ईस्ट के बच्चे और युवा देशभक्ति से भरे हुए दिखाई देते हैं। इंडिया में इसलिए काम कर रहा है। पापा इंडिया है। जय हिंद, जय भारत। सोशल मीडिया पर ऐसी रील्स आज ट्रेंड बन चुकी हैं। लाखों लोग इन्हें देखकर इमोशनल हो जाते हैं। इन्हीं में से एक वीडियो देखिए। तला तला वारे बलगुरे खला, पच्छा पच्छा पच्छी मटी बोमला। एक असमिया बच्ची गीता गोविंदम का वंचिंदम्मा गा रही है। सोचिए, एक राज्य की बच्ची दूसरी भाषा का गाना, लेकिन भाव एक ही, भारत। डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, बट वन हार्ट बीट। यही वो खूबसूरती है जो भारत को भारत बनाती है। संगीत, संस्कृति और भावनाएं, ये हमें उतना जोड़ती हैं जितना शायद राजनीति भी नहीं जोड़ पाती। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। तो दोस्तों, हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। देख लो अपना इंडियन ब्रदर्स। माइला, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखो कैसे मजा आया। कहाँ से हो? बरेली। तो कुछ भी खाते हो यार। मेरे को तो चीनी बोल लेते थे लोग, मोमो, चोमे। फेस लॉट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म। आई एम यूज्ड टू इट नाउ। What kind of names? They were calling me Momo and Chow Chow.
I don't know why they assume like if I look like this, they'll give me some Chinese name and they think I'll get offended. ये वीडियो बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से आने वाले लोगों के साथ रेसिज्म किस स्तर तक होता रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर आवाज उठा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग रेसिज्म का बोझ अपने साथ कब्र तक लेकर चले जाते हैं। अब आपको ऐसे कुछ बड़े मामले बताते हैं जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। रिचर्ड लोइटम मामला, बेंगलुरु, अप्रैल 2012। मणिपुर के 19 वर्षीय छात्र रिचर्ड लोइटम अपने कॉलेज हॉस्टल में संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। मौत से पहले उनका कुछ सीनियर्स से झगड़ा हुआ था जिसमें रेसिस्ट कमेंट्स भी शामिल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशीले पदार्थ नहीं मिले, लेकिन अफवाहें फैलाई गई। पूरा बेंगलुरु आक्रोश में था। इसके कुछ ही महीने बाद अगस्त 2012 में बेंगलुरु से नॉर्थ ईस्ट के लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। अफवाह फैलाई गई कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हमले होने वाले हैं। नतीजा, हजारों छात्र और युवा रातों रात ट्रेनें पकड़कर भागने लगे। रेलवे स्टेशन भर गए। पूरा देश देख रहा था, लेकिन यूपीए सरकार ठोस सुरक्षा व्यवस्था देने में विफल रही। फिर आया जनवरी 2014, दिल्ली का निदो तानिया मामला। अरुणाचल प्रदेश के 20 वर्षीय छात्र निदो लाजपत नगर मार्केट में गए थे। दुकानदारों ने उनके बालों और कपड़ों को लेकर चिंकी जैसे रेसिस्ट ताने मारे। विरोध करने पर उन्हें आयरन रॉड और लाठियों से पीटा गया। अगले दिन उन्होंने दम तोड़ दिया। ये मामला सिर्फ हत्या का नहीं था, ये उस सोच का प्रतीक था जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इंसाफ नहीं, स्टीरियोटाइप समझती थी। इसी दौरान दिल्ली में मणिपुर की 2 महिलाओं के साथ भी बर्बर मारपीट हुई, दिन के उजाले में, राजधानी दिल्ली में। और दोस्तों, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं थे, ये एक पैटर्न बन चुका था। नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को कॉल गर्ल, मसाज पार्लर वाली कहकर अपमानित किया जाता था। लड़कों को ड्रग एडिक्ट, चाइनीज कहकर बुलाया जाता था। किराए पर घर देने से मना करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ताने मारना, हॉस्टल में बुलिंग, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। और दुख की बात यह है कि ये सब आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हालिया मामले देख लीजिए ना आप। मालवीय नगर, दिल्ली, फरवरी 2026। अरुणाचल और मणिपुर की 3 युवतियां यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। एसी इंस्टॉल करवाते समय पड़ोसियों ने उन्हें घेर लिया। गालियां दी गई। मोमो बेचने वाली, 500 रुपए वाली मसाज गर्ल, नॉर्थ ईस्ट वाले गंदे लोग, यहां तक कहा गया अपने राज्य वापस जाओ। फिर दिसंबर 2025 में देहरादून का अंजेल चकमा मामला। त्रिपुरा के एमबीए छात्र अंजेल चकमा को चिंकी और चाइनीज कहकर चाकू मार दिया गया। 17 दिन बाद उनकी मौत हो गई। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये मानसिकता आई कहां से? तो दोस्तों, इसकी जड़ सिर्फ सोशल इग्नोरेंस नहीं थी, इसके पीछे दशकों का पॉलिटिकल निग्लेक्ट भी था। जब कांग्रेस और यूपीए सरकार सत्ता में थी, तब नॉर्थ ईस्ट को अक्सर सिर्फ सिक्योरिटी इशू की तरह देखा गया। विकास, कनेक्टिविटी, रिप्रेजेंटेशन, इन सब पर बहुत कम ध्यान दिया गया। इंसर्जेंसी चरम पर थी। अलग अलग उग्रवादी गुट सक्रिय थे। कुछ इलाकों में विकास लगभग शून्य था। सड़कें नहीं, रोजगार नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर, और ऊपर से मेनलैंड इंडिया में रेसिज्म। नतीजा, नॉर्थ ईस्ट के लाखों युवा पढ़ाई और नौकरी के लिए दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु जैसे शहरों में आए, लेकिन वहां उन्हें बराबरी का व्यवहार नहीं मिला। 2012 से 14 के बीच लगातार इतने मामले सामने आए, लेकिन कोई मजबूत एंटी रेसिज्म फ्रेमवर्क नहीं बना। कोई बड़ा नेशनल अवेयरनेस कैंपेन नहीं चला। यही कारण है कि लोगों के मन में ये भावना बैठ गई कि नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित रखा गया। ऐसे में कुछ कांग्रेसी नेताओं की टिप्पणियां भी हमें याद आती हैं। याद है सैम पित्रोदा की चाइनीज लुकिंग पीपल वाली टिप्पणी पर भी काफी विवाद हुआ था। लेकिन दोस्तों, इतनी उपेक्षा के बाद भी एक चीज जो कभी नहीं बदली, वो था नॉर्थ ईस्ट के लोगों की देशभक्ति। आज भी अगर आप भारतीय सेना में सबसे बहादुर योगदान देने वाली रेजिमेंट्स की बात करेंगे तो असम रेजिमेंट का नाम सम्मान से लिया जाता है। असम राइफल ने देश के लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं। कारगिल से लेकर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन तक असम रेजिमेंट के जवानों ने यह साबित किया है कि नॉर्थ ईस्ट सिर्फ भारत का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा का मजबूत स्तंभ भी है।
यही कारण है कि जब आप सोशल मीडिया पर नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को भारत माता की जय कहते देखते हैं तो वो स्क्रिप्टेड नहीं लगता, वो दिल से आता है। लेकिन फिर सवाल ये था कि नॉर्थ ईस्ट की स्थिति में कोई बदलाव आया? जी हाँ, जरूर आया। 2014 के बाद तस्वीर बदलनी शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता दी। डोनर यानी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मंत्रालय को अधिक सक्रिय बनाया गया। जनरल वीके सिंह को जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बदलाव में बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ सिक्योरिटी इशू की तरह नहीं बल्कि डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन के नजरिए से देखा। उनके कार्यालय में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ब्रिजेस और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम हुआ। उन्होंने कई राज्यों का दौरा कर ग्राउंड फीडबैक लिया और डोनर मंत्रालय को सिर्फ फंड बांटने वाली संस्था से निकालकर एक्शन ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की। साथ ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया के गेटवे के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दों पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए गए, जिससे नॉर्थ ईस्ट के लोगों में ये भरोसा बढ़ा कि केंद्र सरकार उनकी समस्याओं को सुन रही है। इसके बाद बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हुआ। चीन सीमा के पास सड़कें और ब्रिजेस बनने लगे। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। कनेक्टिविटी बढ़ी, इंसर्जेंसी कम हुई, विकास बढ़ा। फिर कोविड लॉकडाउन आया। उस दौरान नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ कोरोना बेबी जैसे रेसिस्ट कमेंट्स भी देखने को मिले। लेकिन इसी समय आरएसएस और कई सामाजिक संगठनों ने आगे बढ़कर मदद की। खाना, दवाइयाँ, शेल्टर, हर स्तर पर सहायता दी गई। इससे लोगों के बीच इमोशनल ट्रस्ट भी बना। इसके बाद बीजेपी ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि कल्चरल इंटीग्रेशन पर भी काम करना शुरू किया। गणतंत्र दिवस परेड में नॉर्थ ईस्ट की झांकियों को पहले से ज्यादा प्रोमिनेंस मिली। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों की संस्कृति नेशनल स्टेज पर दिखाई जाने लगी। ये सिर्फ झांकियां नहीं थी, ये एक मैसेज था कि नॉर्थ ईस्ट भारत के किनारे पर नहीं, भारत के केंद्र में है। बीजेपी के कई एमपीज और एमएलएज ने खुद नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति को प्रमोट किया। लोग वेशभूषा पहनकर वीडियोस बनाए, वंदे मातरम गाया, स्थानीय त्योहारों और फोक डांस को सोशल मीडिया पर प्रमोट किया और इसका असर युवाओं पर साफ दिखा। आज नॉर्थ ईस्ट के इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ एंटरटेनमेंट कंटेंट नहीं बना रहे बल्कि अपनी संस्कृति को प्राउडली शोकेस कर रहे हैं। उनकी रील्स में ह्यूमर भी है, ट्रेडिशन भी है और देशभक्ति भी। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है। पहले जो युवा रेसिज्म से हर्ट होकर चुप हो जाते थे, आज वही युवा कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे पर कहते हैं, Yes, we are from North East and yes, we are proudly Indian. अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बदलाव और भी बड़ा दिखता है। आज नॉर्थ ईस्ट का युवा इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, यूट्यूब पर कंटेंट बना रहा है, ऑनलाइन बिजनेस चला रहा है और पूरे भारत को अपनी संस्कृति से इंट्रोड्यूस करवा रहा है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप सोशल मीडिया पर नॉर्थ ईस्ट के किसी बच्चे को देशभक्ति गीत गाते देखें या किसी इन्फ्लुएंसर को भारत माता की जय कहते देखें तो सिर्फ रील मत देखिए, उसके पीछे का इतिहास भी याद रखिए। याद रखिए वो दौर जब इन्हीं लोगों को अपने ही देश में आउटसाइडर कहा गया था। और याद रखिए कि सम्मान, रिप्रेजेंटेशन और अपमान ये सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन्स नहीं होते, ये किसी भी राष्ट्र को जोड़ने की असली ताकत होते हैं। और अंत में एक बार फिर से, द पैम्फलेट हर प्रकार के रेसिज्म के खिलाफ है। भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और नॉर्थ ईस्ट उस शक्ति का बेहद खूबसूरत, बहादुर और गर्वित हिस्सा है।